Hello student, I am Rohit Pandey. Today's our topic is Bohr's model. So let's start this topic. Model is a atomic model which is proposed by Niels Bohr. मॉडल जो है ये रदरफोर्ड मॉडल का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। रदरफोर्ड मॉडल में जो लिमिटेशंस थी उसको दूर करने के लिए बोर्स ने रदरफोर्ड मॉडल का यूज करके एक उसका एक्सटेंडेड वर्जन दिया था, जिसको हम लोग बोर्स रदरफोर्ड मॉडल के नाम से जानते हैं। रदरफोर्ड मॉडल में क्या था कि कुछ लिमिटेशंस थी। रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, लेकिन बोर ने क्या बताया कि ये न्यूक्लियस के अराउंड तो रिवॉल्व करता है लेकिन ये फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करता है। ये ऐसा नहीं किसी भी ऑर्बिट में, जैसे ये न्यूक्लियस है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। जैसे या तो इस ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट में, तो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जहां की इसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो की क्वांटाइज्ड हो, मतलब h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। इसमें जो होता है एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, जहां पे जिसको हम लोग बोल सकते हैं L = NH/2π। यहाँ n जो है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 होता है एंड सो ऑन। सो हम लोगों ने क्या देखा कि बोर जो है रदरफोर्ड मॉडल को एक एक्सटेंडेड वर्जन ही है। रदरफोर्ड मॉडल में क्या हुआ था, हम लोगों ने देखा था कि रदरफोर्ड मॉडल जो था वो क्यों फेल कर रहा था, क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल में जो है उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, और कैसे रिवॉल्व करता है, किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है ये कुछ नहीं बताया था। उन्होंने बस बोला कि सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो इसमें क्या हुआ कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और इलेक्ट्रॉन के पास एक्सीलरेशन है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एक्सीलरेट करने की वजह से मैक्सवेल थ्योरी से हम लोग क्या जानते हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी रेडिएट करेगा। तो इससे क्या होगा कि एनर्जी हर टाइम पे ड्यू टू एक्सीलरेशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एनर्जी जो है इसका लूज होता जाएगा। तो एनर्जी लूज होता जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है डिकम्पोज होकर न्यूक्लियस में आ गिरेगा। इससे क्या होगा कि यहाँ पे रदरफोर्ड मॉडल फेल हो जाता है, तो उसी को दूर करने के लिए बोर्स मॉडल आया। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या देखे कि जो बोर मॉडल है एक एक्सटेंडेड वर्जन है रदरफोर्ड मॉडल का। इसमें जो रदरफोर्ड मॉडल की जो लिमिटेशंस आ रही थी उसको दूर करने की कोशिश की गई है। हालांकि ये जो बोर मॉडल है ये हर साइंस के आइटम्स के लिए सही नहीं होता, लेकिन इसमें जो रदरफोर्ड मॉडल में जो लिमिटेशंस आ रही थी उनको दूर कर दी गई है। ये जो बोर मॉडल है वो हाइड्रोजन स्मॉल साइज एटम्स के लिए काफ़ी हद तक सही होता है। तो हालांकि ये जो हम लोग ये बनाए हैं फिगर, ये तो 2D में है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। मतलब ये नहीं है कि इसी प्लेन में, वो 3D में ऐसे आप लोग वो समझिएगा इसको कि 3D में इधर से भी चारों तरफ न्यूक्लियस के रिवॉल्व करता रहता है। तो हम लोग थोड़ा सा इसके पोस्टुलेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक ये समझा कि बोर मॉडल की क्यों जरूरत पड़ी, रदरफोर्ड मॉडल में क्या गलतियां हुई जिसको सुधारने के लिए बोर मॉडल आया। तो बोर मॉडल का पहला पोस्टुलेट है कि इसने स्टेशनरी स्टेट्स के बारे में बताया था कि जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके स्टेशनरी स्टेट्स कहाँ हैं, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है स्टेशनरी रहेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेशनरी states for the
लोग बात जैसे करें कि ये न्यूक्लियस है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अगर इसमें रिवॉल्व कर रहे हैं तो ये स्टेट जो होगा एक स्टेशनरी स्टेट होगा, ये स्टेट जो होगा दूसरा स्टेशनरी स्टेट होगा, ये स्टेट जो होगा वो तीसरा स्टेशनरी स्टेट होगा। और इसका पोस्टुलेट दूसरा ये है, क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स, जितने क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स हैं वो इसमें होल्ड नहीं करते। क्लासिकल लॉ फिजिक्स does not hold। इसमें क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स के जितने भी रूल्स हैं, जितने भी फॉर्मूलाज हैं, सब इनवैलिड होते हैं। n=1 रख लें इसका नाम, ये सेकेंड स्टेशनरी स्टेट है, ये थर्ड स्टेशनरी स्टेट है। अगर ये ऐसी बात किया जाए तो इसमें ट्रांजिशन जो होता है स्टेशनरी स्टेट्स का, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, और उनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसको ऐसे हम लोग बोलते हैं। जो एनर्जी डिफरेंस होता है फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट और दूसरे स्टेशनरी स्टेट का जो होता है एनर्जी डिफरेंस, वो इक्वल होता है एच म्यू। एच जो कि प्लैंक कांस्टेंट है, वो है म्यू फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक। यहाँ पे एच जो है प्लैंक कांस्टेंट, म्यू जो है फ्रीक्वेंसी। और सबसे जरूरी बात, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसी ऑर्बिट में एग्जिस्ट करेंगे जहां पे इनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो NH/2π के बराबर हो। इलेक्ट्रॉन्स those only remain in those orbit whose angular momentum is given by NH/2π। यहाँ पे n जो है 1 2 3 सब इसलिए आगे। तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स उसी ऑर्बिट पे रहेंगे जहां पे उनका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो इक्वल होता है NH/2π के, जहाँ पे n जो होता है 1 2 3 ऐसे करके इंटीग्रल हो सकते हैं। तो हमने देखा कि जो इसका एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड है, मतलब न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो रिवॉल्व कर रहे हैं तो उनका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। तो इसका मतलब इसकी वजह से जो इसका स्पीड है इलेक्ट्रॉन का वो भी क्वांटाइज्ड होगा, एक्सीलरेशन है वो भी क्वांटाइज्ड होगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और ये जो इलेक्ट्रॉन के मूव करने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, सारी चीजें जो है क्वांटाइज्ड होंगी। इसका इस लाइन का यही मतलब, ये बहुत बड़ा इक्वेशन है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लें। सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं इसी पे बनते हैं। तो ये इक्वेशन दिखने में ही सिंपल है लेकिन इसका बहुत बड़ा मतलब है। इसकी सारी स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन इलेक्ट्रॉन के मूव करने से इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, सारी चीजें क्वांटाइज्ड होंगी। इस बात को आप लोग ध्यान दें, अच्छे से नोट कर लें। एक पॉइंट और है, जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ये जो ऑर्बिट्स होते हैं इनको सेल बोलते हैं, मतलब कि वो सेल में मूव करते हैं, जिनको हम लोग नाम के एल एम एन सेल देते हैं, उनको नाम से बोलते हैं। फिर हम लोग पोस्टुलेट्स के बाद डिफरेंस के बारे में थोड़ा, कि एनर्जी डिफरेंस किस हिसाब से बनता है और स्पेक्ट्रा किस हिसाब से दिखता है। एक थोड़ा सा एक व्यू देख लेते हैं इसमें। तो
अगर फर्स्ट स्टेट में इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसका एनर्जी डिफरेंस यहाँ कुछ एनर्जी, जिसको उसका जो एनर्जी होता है वो -13.6 eV होता है। और सेकेंड स्टेट में n=2 की बात करें तो उसका एनर्जी डिफरेंस -3.4 eV होता है। और थर्ड स्टेट की बात करें, जो होता है एनर्जी जो होता है वो -1.5 eV के आसपास होता है। ऐसे करके n=, स्पेक्ट्रल लाइंस देख रहे होंगे आप लोग, तो स्पेक्ट्रल लाइन जो होती है क्लोज होती जाती है। एनर्जी डिफरेंस जो होता है वो क्लोज होता जाता है, मतलब कि n=1 से इलेक्ट्रॉन जब n=2 पे जाएगा तो एनर्जी डिफरेंस जो होगा, ये एनर्जी डिफरेंस काफी ज्यादा दिख रहा होगा। और n=2 से n=3 पे जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एनर्जी डिफरेंस थोड़ा कम हो गया होगा। फिर जैसे ही n=3 से n=4 पे जाता है इलेक्ट्रॉन तो उसका एनर्जी डिफरेंस और कम हो जाता है। ऐसे ऐसे करके जैसे ही आप स्टेट्स बढ़ाते जाएंगे तो उनके बीच की एनर्जी डिफरेंस जो होता है वो डिक्रीज होती जाती है। तो वैसे ही जैसे हम लोग देखते हैं कि स्पेक्ट्रल लाइंस जो होती हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में जब देखते हैं तो स्टार्टिंग में स्पेक्ट्रल लाइंस को हम लोग इजीली देख पाते हैं कि वो अलग अलग हैं, लेकिन जैसे एनर्जी डिफरेंस बढ़ती, जैसे ही हम लोग नंबर n बढ़ता जाता है, स्टेट बढ़ता जाता है, वैसे एनर्जी डिफरेंस घटती जाती है। तो स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो कोलाप्स होती जाती हैं, इसलिए ज्यादा पता नहीं चलता, लगता है कि एक ही में है। जैसे हम लोग n=100 से n=101 पे देखें तो एनर्जी डिफरेंस ऑलमोस्ट 0 के बराबर होगा। और n=1000 से 1001 पे अगर जाना हो तो हम लोग ऑलमोस्ट उसको 0 कह ही सकते हैं कि बहुत कम एनर्जी डिफरेंस होगा। एनर्जी डिफरेंस की बात अगर हमने की तो और दूसरी बात हम लोग ये करते हैं कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो इसको अगर फर्स्ट स्टेट में है इलेक्ट्रॉन, उसको फर्स्ट से सेकेंड स्टेट में जाना है तो कुछ एनर्जी उसको दे दो ताकि इसकी एनर्जी जो है इस एनर्जी के बराबर आ जाए, तो ये फर्स्ट से सेकेंड स्टेट में आ जाएगा। और n=2 पे है, अगर सेकेंड स्टेट में है और उसको फर्स्ट स्टेट में आना है तो कुछ एनर्जी उससे निकाल दो। कुछ एनर्जी निकालने के बाद वो n=2 से 1 में आ जाएगा। इस बात को मैं फिर से बताता हूँ। जैसे फर्स्ट से अगर किसी भी स्टेट से मान लीजिए 3 पे है, उसको अगर लोअर स्टेट पे आना है तो उसको कुछ एनर्जी रेडिएट करना पड़ेगा, तब वो जाके लोअर स्टेट में आ जाएगा। और एक बात और, ये n=3 से n=2 के बीच में ही आएगा, इसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही रहेगा। ये नहीं कि बीच में इलेक्ट्रॉन आ जाए, अकॉर्डिंग टू बोर्ड थ्योरी ये नहीं कि बीच में इलेक्ट्रॉन आ जाए। n=3 से अगर उसमें कुछ एनर्जी निकाला जा रहा है तो वो या तो n=2 में आएगा या तो n=1 में आएगा, इन दोनों के बीच में नहीं रह सकता। और हम लोग थोड़ा सा इसके लिमिटेशंस की बात कर लें तो लिमिटेशंस क्या है कि सबसे बड़ा लिमिटेशंस ये है कि ये हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को सेटिस्फाई नहीं करता। इट doesn't validate Heisenberg इसमें हम लोग क्या है, इसमें हम लोग इसके मोमेंटम और पोजीशन को एक साथ जानते हैं, एक साथ जानने की बात करते हैं, लेकिन हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मोमेंटम और पोजीशन एक साथ नहीं जाना जा सकता। किसी भी पार्टिकल का एक साथ मोमेंटम और पार्टिकल नहीं जान सकते। तो सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है, इसका पहला लिमिटेशन ये है। और दूसरा लिमिटेशन ये है, ये जूमन इफेक्ट, और जूमन इफेक्ट को